Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel Dr. Aman Video. Dear viewer, आज हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्या है और ब्लड के नॉर्मल कंपोनेंट क्या है और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है. सो टुडे वी विल डिस्कस द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड. ठीक है, जो टोटल बॉडी वेट है ऑफ कोर्स हम उसको 100% जब लेते हैं तो उस 100% में ब्लड जो है एक ह्यूमन बॉडी का वो 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट बनता है. यानी कि अगर टोटल बॉडी 100% है तो उसमें 7 to 8% जो है वो आपका ब्लड है. इन लीटर अगर हम बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 4.5 to 5.5 और 6.5 लीटर की रेंज मिलती है, जो कि वेमेन में थोड़ा सा वो कम होता है और मेन में जो ब्लड है लीटर के फॉर्म में वो थोड़ा ज़्यादा होता है. तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए. सो कम बैक टू द ब्लड. ब्लड जो है हम प्राइमरली ब्लड को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं. एक उसका लिक्विड कंपोनेंट है विच इज़ नॉन एज प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है वो 55% ऑफ द ब्लड है. यानी कि ब्लड को जब हम एज अ होल लेते हैं, 100% ऑफ द ब्लड जब हम लेते हैं, या ब्लड को जब हम लेते हैं कि नाउ इट इज़ 100%, तो जब हम उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो पहला कंपोनेंट प्लाज्मा जो है वो 55% है, जो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है. ठीक है, दूसरा पोर्शन जो सेलुलर पोर्शन है, यानी कि जितने भी ब्लड सेल है तो उनको मिला के जो पोर्शन बनता है उसको सेलुलर पोर्शन या फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं. वो 45% ऑफ द टोटल ब्लड होता है. कम बैक टू द प्लाज्मा. प्लाज्मा में फिर जो है डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कंपोनेंट जो प्लाज्मा का है वो है वाटर विच इज़ 91%. अच्छा, किसी बुक में या कहीं पे आपको 90, 91, 92 की रेंज मिल सकती है. तो एवरेज 91% जो है प्लाज्मा का वो वाटर होता है. और यू नो कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ये सारी सल्यूट्स जो हैं वो वाटर में सस्पेंडेड होती हैं. ठीक है, फिर प्रोटीन आता है तो 7% ऑफ द प्लाज्मा जो है वो प्रोटीन है और अदर सल्यूट जो हैं वो 2% होते हैं. यानी कि यहाँ पे इस 55% ऑफ द प्लाज्मा को जब हम एज अ होल लेते हैं, यानी कि होल 100% लेते हैं, तो उसका 91% वाटर बनता है, 7% प्रोटीन बनते हैं और 2% जो हैं वो सल्यूट बनते हैं. अब प्रोटीन जो 7% है तो इसमें आगे फिर डिफरेंट कंपोनेंट है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अल्ब्यूमिन है, ग्लोब्युलिन है और क्लॉटिंग फैक्टर है. जो कि सिर्फ ये प्रोटीन नहीं है, इसके अलावा दूसरे प्रोटीन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन उठाए हैं. अगर हम अल्ब्यूमिन की बात करते हैं तो अल्ब्यूमिन एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्लाज्मा का मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो बरकरार रहता है. दूसरी बात जो ग्लोब्युलिन है, और दूसरा काम ये करता है कि अल्ब्यूमिन जो है वो कैरियर प्रोटीन है, वो दूसरी चीज़ों को अपने साथ बाइंड करता है एंड इट कैरी different molecule from one place to another place. दूसरे जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है वो है ग्लोब्युलिन. ग्लोब्युलिन में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि एंटीबॉडीज़ जो नॉर्मली प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं और इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में उनका वॉल्यूम और उनका नंबर ज़्यादा होता है एंड दे ट्राई टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर और एंटीजन, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है या कोई और फॉरेन इन्वेडर हो सकता है. क्लॉटिंग फैक्टर आपको पता है कि ब्लड में पूरा एक क्लॉटिंग सिस्टम है और उसके क्लॉटिंग पाथवेज है, कोगुलेशन पाथवेज है, और वो पाथवेज जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर रन करते हैं. और वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं प्रोटीन इन नेचर है, जिसमें फाइब्रिनोजिन है, प्रोथ्रम्बिन है, थ्रम्बिन है और दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है. इसके अलावा जो अदर सल्यूट है तो अदर सल्यूट में आयरन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जिसमें से ग्लूकोज हैं, अदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट मॉलिक्यूल है. इसके अलावा और बहुत सारे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा उसको कैरी करता है इन ऑर्डर टू सप्लाई टू द डिफरेंट टिश्यू, ऑर्गन और सेल्स वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, गैसेस है, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और रिएक्शन की वजह से
इन प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, बॉडी उसको रिमूव करती हैं। जैसे एग्जांपल यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमोनिया है। तो हमारा जो वो भी नॉर्मली प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं और ब्लड उसको कैरी करती है किडनी में या लिवर में, क्योंकि ये दो ऑर्गन जो हैं दे प्ले अ वाइटल रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्मोन है, वो भी एक रेगुलेटरी सब्सटेंसेस है, डिफरेंट मैसेज कन्वे करने होते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक बॉडी में हमेशा चल रहा होता है डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यू में, तो उसके लिए भी जो सेंसर और मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं तो वो भी रेगुलेटरी सब्सटेंसेस कहलाते हैं। वो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है जहाँ जहाँ जब जब उनकी ज़रूरत होती है बॉडी के डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट्स को या ऑर्गन्स को या टिश्यू को। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की या सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड की, जो 45% ऑफ द टोटल ब्लड है। तो 3 मेजर सेल्स हैं या 3 ग्रुप ऑफ सेल है ब्लड में, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है रेड ब्लड सेल्स की। जो अगर हम इस 45% को टोटल 100% लेंगे तो फिर आरबीसी जो है वो 99% ऑफ दैट 100% बनेगा। और अगर हम इस 45% को 45% ही लेते हैं तो इस 45% में 44% रेड ब्लड सेल होते हैं और लेस देन 1% जो हैं वो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट बनते हैं। तो आप दोनों तरीक़ों से डिवीजन कर सकते हैं जिस तरह आप उनको डिवाइड करना चाहें, बट एज अ होल आपको ये पता होना चाहिए कि सेलुलर कंपोनेंट में लेस देन 1% जो हैं वो प्लेटलेट और WBC होते हैं, जबकि बाकी जितना भी पोर्शन है अगर आप 44% लेते हैं या अगर आप टोटल 100% लेते हैं तो 99% उसका रेड ब्लड सेल बनता है। रेड ब्लड सेल आपको पता होगा कि मोस्ट अबंडेंट सेल है और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के 1 माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड में हमें 4.5 to 6.5 मिलियन ऑफ द रेड ब्लड सेल मिलते हैं 1 माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड में। और रेड ब्लड सेल्स का जो रेड कलर है तो वो प्रॉबेबली नहीं बट कि कंफर्म वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। और रेड ब्लड सेल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है टू डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो लंग से लेकर जाता है और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करता है। रेड ब्लड सेल का ये काम है। अगर हम रेड ब्लड सेल की शेप की बात कर ले तो थोड़ा सा यहाँ मैं इसको टच करूँगा, बाकियों की शेप को मैंने टच नहीं किया। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो बाई कनकेव डिस्क है। बाई कनकेव का मतलब ये है कि दोनों साइड्स पे थोड़ा सा कनकेव है और जबकि ये सेंट्रल पोर्शन जो है ये थिन है, तो इसलिए ये एक डिस्क की तरह सेल्स होता है जिसका सेंटर जो है वो थिन होता है और कॉर्नर जो है वो वाइडर होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉर्नर जो है ये वाइडर है, मैं ब्लैक पेन से भी बना लेता हूँ। तो कॉर्नर वाइडर होते हैं और सेंटर जो है वो थिन होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो थिन कैपिलरीज में भी आसानी से मूव कर लेता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका ऑक्सीजन कैरी करना है। इसके अलावा जो दूसरा सेलुलर कंपोनेंट है WBC को हम थोड़ा सा भी रहने देते हैं क्योंकि हमने आगे उसको डिस्कस करना है। तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो प्लेटलेट है। प्लेटलेट जो है वो एक्चुअली सेल नहीं है बल्कि प्लेटलेट जो है ये फ्रेगमेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म है। हमारे पास एक बड़ा सेल्स होता है, हम उसे मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। उस मेगाकैरियोसाइट्स के साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट बनते हैं एंड दोज फ्रेगमेंट्स आर एक्चुअली प्लेटलेट। और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के 1 माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड में हमें 1,50,000 to 4,50,000 ऑफ द प्लेटलेट मिल सकते हैं 1 माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड में। प्लेटलेट का प्राइमरी फंक्शन जो है वो ये है कि प्लग का काम करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ ब्लीडिंग या हेमरेजेस होती है तो प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो हैं ब्लीडिंग या हेमरेजेस के लिए रोकने के लिए प्लग बनाते हैं। तो पहला जो फंक्शन है या प्राइमरी जो फंक्शन है वो प्लेटलेट का वो प्लग फॉर्मेशन है इन ऑर्डर टू अवॉइड द लीकेज ऑफ द ब्लड ईदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। दूसरी चीज़ वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, वो भी इसका दूसरा फंक्शन है। अब हम आते हैं सेलुलर कंपोनेंट में वाइट ब्लड सेल्स के लिए।
तो जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब ये है कि ये इस ग्रुप में जितने भी WBCs आएंगे उन WBCs के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। तो इसलिए हम इन वाले WBCs को ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है और एसिनोफिल है। इन तीनों ग्रेन्युलोसाइड्स में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं वो न्यूट्रोफिल है और बेसोफिल और एसिनोफिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात कर लें तो टोटल WBC का न्यूट्रोफिल जो है वो 60 to 75% होते हैं, बेसोफिल 2 to 6% होते हैं और एसिनोफिल जो हैं 1 to 2% ऑफ द टोटल WBC होते हैं। न्यूट्रोफिल जो है इसकी फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये वेगोसिटिक सेल है, फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करता है और फेगोसाइटोसिस में भी न्यूट्रोफिल जो है प्राइमरली बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है। जब कभी बैक्टीरिया बॉडी पे अटैक करते हैं तो न्यूट्रोफिल जो है ये प्राइमरी डिफेंस है, ये सबसे पहला सेल है जो आके बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया को किल करने के लिए फेगोसाइटोस्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए जब कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो न्यूट्रोफिलिया होता है, न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड में। उसकी वजह ये है कि न्यूट्रोफिल प्राइमरी रोल प्ले करता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफेंस में। बेसोफिल और एसिनोफिल्स भी डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शंस। और लेकिन इसके अलावा बेसोफिल्स जो हैं प्राइमरली एलर्जिक रिएक्शन में एक्टिव होते हैं और हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एसिनोफिल्स जो हैं ये प्राइमरली पैरासाइट्स में और पैरासाइट्स में भी वॉर्म्स के अगेंस्ट, हेलमिंथ के अगेंस्ट जो है रोल प्ले करते हैं, उनको किल करने की कोशिश करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में भी एसिनोफिल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एलर्जिक रिएक्शन में और हेलमिंथ के इन्फेक्शन में एसिनोफिल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि एसिनोफिलिया हो जाता है, क्योंकि वहाँ इनकी ज़रूरत होती है। तो फिर बॉडी जो है उसको सिग्नल मिलते हैं कि हमें एसिनोफिल की या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनकी जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात कर लें तो एग्रेन्युलोसाइट्स में दो इंपॉर्टेंट है, एक है मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी फेगोसिटिक रोल प्ले करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। और लिम्फोसाइट्स जो हैं इसको मज़ीद फिर आगे हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट में डिवाइड करते हैं, एक टी लिम्फोसाइट है और एक बी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये सेंट्रल रोल प्ले करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी दोनों के एक्टिवेशन में। ठीक है, किसी दिन मौका मिला तो इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स जो है सेलुलर इम्यूनिटी की जहां हमें ज़रूरत होती है, यानी कि जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल है, अगर हम उस सेल को ही किल करना चाहते हैं, या ट्यूमर सेल्स हैं तो हम उन सेल को ही किल करना चाहते हैं, तो वो काम भी टी लिम्फोसाइट करता है। टी लिम्फोसाइट जाके उन इन्फेक्टेड सेल को या ट्यूमर सेल्स को अर्ली उसमें किल करता है ताकि वहाँ से दूसरे सेल्स में ये इन्फेक्शन ना फैले। जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल में ट्रांसफॉर्म होता है और प्लाज्मा सेल्स जो हैं हमारे लिए एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं। तो ये ब्लड्स जो हैं ये ब्लड के नॉर्मल कंपोनेंट थे या नॉर्मल फ्रैक्शंस ऑफ द ब्लड थे और उनके नॉर्मल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन थे उनका थोड़ा सा हमने जिक्र किया। आई होप कि ये वीडियो व्यूवर को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो मेरे व्यूवर को अच्छी लगी है तो ऑफ कोर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।